नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित पद्य पाठ वे आँखें में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत है इस पद्य का प्रथम भाग। आप देख रहे होंगे कि इस कविता के रचनाकार प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए पंत जी के विषय में कुछ जानकारी पाते हैं। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 10वीं में पर्वत प्रदेश में पावस कविता पढ़ी होगी। आप लोगों को याद होगी, उस कविता में पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का चित्रण किया गया था। वह कविता पंत जी के द्वारा ही लिखी गई थी। तो पंत जी की कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी जी के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वे स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य भी करते रहे। साहित्य के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम रचनाकार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें मिले। पद्म भूषण के से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्य संग्रह के अंतर्गत वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण आदि। नाटक जो इन्होंने लिखे रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी, कहानियाँ एवं संस्मरण, 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, एक रेखांकन। लेकिन मूलतः ये कवि के रूप में ही जाने जाते हैं। कवि के रूप में इन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी विशेषताओं के अंतर्गत हम लोगों ने जैसे जानकारी प्राप्त की कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति को विशेष अंग बनाया है। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है और प्रकृति का सौंदर्य इनकी रचनाओं का विशेष अंग रहा है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का कार्य इन्होंने ही किया। इन्होंने प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध, अंतरंग मतलब गहरे संबंधों को इन्होंने अपनी कविता में उभारा है और इनकी कविताएं इस बात का प्रमुख दस्तावेज है, प्रमुख प्रमाण है। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस संज्ञा में अभिव्यक्त हुई, वे स्वयं उसे चित्र भाषा की संज्ञा देते थे। अर्थात शब्दों की सहायता से वे इस प्रकार से चित्र उपस्थित कर देते थे कि व्यक्ति उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने अनुभूति करने लगता है। चलिए पाठ के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करें। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के द्वारा प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रगतिशील दौर अर्थात छायावाद के उत्तर अर्थात अंत में जो दो दौर शुरू हुए, प्रगतिशील और प्रयोगवादी। प्रगतिशील अर्थात समाज में परिवर्तन लाने की आकांक्षा से लिखा गया साहित्य। तो इन्होंने इस कविता के माध्यम से समाज में जो दीनहीन वर्ग है, शोषित वर्ग है, उस वर्ग के विकास के उत्थान की कल्पना की है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज में दीनहीन जो किसान वर्ग है वो किस प्रकार से उसका दमन किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, इस बात को उन्होंने करारा तीखा प्रहार करते हुए पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कविता में शोषण के दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोला है। साथ ही समाज में किस प्रकार से एक वर्ग दीनहीन है और दूसरा वर्ग पोषित होता जा रहा है, इस प्रकार से समाज दो वर्गों में किस प्रकार बढ़ता जा रहा है, पूंजीपति और गरीब वर्ग, इन दो वर्गों का यहाँ पर चित्र भी प्रस्तुत किया है। तो चलिए बच्चों, हम पद्य की शुरुआत करते हैं। पद्य का प्रथम पद्यांश है अंधकार की गुहा सरीखी। सरीखी जो शब्द है वो हमारी आम बोलचाल का शब्द है। सरीखी का अर्थ होता है जैसा। तो यहाँ पर जैसा शब्द जैसा बताया गया तो ये उपमा अलंकार है।
अंधकार की गुहा, गुहा का अर्थ होता है गुफा। तो ये जो है वह ये शब्द आपका संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है, साथ ही उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, किसान की आँखों को यहाँ पर अंधकार से भरी हुई गुफाओं के समान बताया गया है। जिस प्रकार से कि गुफा, अंधेरी गुफा में कोई आशा की किरण नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती, वैसे ही किसान की जो आंखें वो गहन निराशा से भरी हुई है। और कवि कहते हैं कि उन आँखों में देखते हुए भी डर लगता है, उसमें इतना दुख, इतना दर्द छुपा हुआ है कि उन आँखों को देखने से भी मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मतलब दुख, उन आँखों में बहुत गहरा दुख भरा है। दैन्य दुख की नीरव रोदन, और उनमें दुख की, गरीबी की नीरव रोदन मतलब शांत रोदन, जिसमें कि शब्द न हो, सुनाई न दो, ऐसा रोने का भाव। इस प्रकार से करुण और शांत रोदन, रोने का भाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दैन्य दुख, दैन्य दुख जो है वह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर मतलब जब तक कि एक शब्द, एक वर्ण की आवृत्ति होती है, आप देखिए कि द की आवृत्ति हो रही है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही दारुण, रोदन, ये तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुकांत शब्दावली का प्रयोग है, संस्कृत शब्दावली का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलंकार युक्त भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति बताई गई है कि हमारे देश में किसान स्वाधीन था, वह अपनी खेती करता था, वह किसी के दबाव में नहीं था, वह अपना स्वतंत्र जीवन जीता था, खुशहाल जीवन जीता था। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, और उसकी फसलों के कारण ही, फसलों का जो अभिमान था, उसके मन में जो घमंड था, वह फसलों का जो घमंड था वही आँखों में भरकर वह स्वतंत्र रूप से खुशहाल जीवन जीता था। छोड़ उसे मझधार आज, मझधार कहा जाता है जो नदी या समुद्र की जो तेज लहरें होती, उनमें जब व्यक्ति कोई फंस जाता है तो उन लहरों के बीच, उन धाराओं के बीच फंसी हुई स्थिति को कहा जाता है। तो ये जो है ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार मतलब जहाँ पर कि गुणों की समानता हो। तो यहाँ समुद्र के बीच की फंसी हुई स्थिति को जीवन की स्थितियों से बताया गया है। तो मझधार अर्थात जीवन की स्थितियाँ। तो छोड़ उसे मझधार आज, आज वही किसान मझधार में फंसा हुआ सा दिखाई देता है। संसार कगार सदृश बह खिसका, सदृश का अर्थ भी होता है जैसे। तो फिर यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो सदृश मतलब के समान। संसार जो है वह गगार अर्थात किनारे के समान, बह खिसका किनारे पर खड़े होकर मानो उसकी स्थिति को देखकर उपहास कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। तो यहाँ पर किसान की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, उसकी आँखों में कौन सा अभिमान था? अपनी फसलों का, अपने खेतों में जो उसकी लहलहाती फसलें थी उसका अभिमान भरा होता था। लेकिन आज उसकी स्थिति मझधार में फंसे हुए व्यक्ति के समान हो गई है। और संसार कगार सदृश बह खिसका, और संसार आज किनारे की भांति दूर खड़े होकर उसकी स्थिति का उपहास कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसान की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। आप देखेंगे किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण है इसमें। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार से भरी हुई गुफा की तुलना की गई है यहाँ पर किसान के जीवन से। तो उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता, लाक्षणिकता का अर्थ होता है किसी एक सेंटेंस के द्वारा जब हम दूसरी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर छोड़ उसे मझधार आज, मझधार के समान उसकी स्थिति बताई गई है। तो लाक्षणिकता है यहाँ पर अंधकार की गुहा सरीखी जो बताया गया है, वो अंधकार की गुहा सरीखी स्थिति बताई गई है। तो यहाँ पर जो लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, संस्कृत शब्दों का प्रयोग मैंने आपको बताया, संस्कृत शब्दावली का प्रयोग है। और भाषा में प्रवाह है अर्थात गेयता है, गेयता का भाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा कि कविता में किसान की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला पद्यांश है लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रग मतलब होता है आँख। तो संस्कृत शब्द है, द्रग का अर्थ होता है आँख। तो लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे,
उन खेतों से वह बेदखल हो गया है, उन खेतों से वह दूर हो चुका है। पहले जिन खेतों में उसकी जो फसलें थी वह लहराती थी और आँखों के समान उसकी आँखों में जो हरियाली, खेतों की हरियाली रूपी प्रसन्नता दिखाई देती थी। यह रूपक अलंकार है कि खेतों की हरियाली को यहाँ आँखों की प्रसन्नता से बताया गया है। तो लहराते हुए खेत द्रगों में जब फसलें लहराती थी तो उन फसलों की हरियाली उसकी रूपी उसकी आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल होना मतलब दूर हो जाना, उन फसलों से वह दूर हो गया, उन खुशियों से वह दूर हो चुका है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, हरियाली के एक एक तिनके में मानो उसके जीवन की खुशहाली झलकती थी। तो यहाँ पर लाक्षणिकता का प्रयोग है कि खेतों की हरियाली की तुलना की गई है जीवन की प्रसन्नता से। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, आँखों में घूमना मुहावरा है तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। आँखों में घुमा करता मतलब बार बार उसे याद आता है। वह उसकी आँखों का तारा, आँखों का तारा हम जानते हैं संतान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किसान के बेटे के लिए प्रयोग किया गया है, तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। आँखों ही में घुमा करता, किसान की आँखों में अपने बेटे का चेहरा ही घुमा करता है, बेटे का चेहरा ही दिखाई देता है, जो कि कारकुनों की लाठी से, कारकुन मतलब जो ज़मींदार के नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कारकुनों की लाठी से उसका बेटा जो कारकुनों की लाठी से गया जवानी ही में मारा, जवानी में ही सूद वसूल करने के लिए, ब्याज वसूल करने के लिए जो उसकी बेटे की हत्या कर दी गई, उसे जवानी में ही मार दिया गया। वही दृश्य उसकी आँखों में घूमा करता है। तो यहाँ पर फिर से हम देखिए, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, उसकी आँखों में उसके आँखों का तारा अर्थात पुत्र ही घूमता रहता अर्थात याद आता रहता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। कारकुनों की लाठी से, जो कारकुन शब्द जो है संस्कृत शब्द है, कारकुनों के अर्थात जमींदार के नौकरों की लाठी से उसका बेटा जवानी में ही मारा गया था। तो इस प्रकार हम देखें कि जमींदारों के अत्याचारों का इसमें वर्णन किया गया है। लहराते खेत और जमींदार की लाठी से पीटकर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने में दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो जो हम किसी वाक्य को पढ़कर वह दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाए, हम उसकी अनुभूति देखकर अनुभूति कर सके, उसे दृश्य बिंब कहा जाता है। तरण तरण में पुनरुक्ति अलंकार है क्योंकि शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। शब्द की पुनरावृत्ति मतलब जब शब्द की एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। जिस प्रकार से खेतों की हरियाली को किसान के जीवन की प्रसन्नता से बराबर बताया गया है तो रूपक अलंकार है। आँखों में घूमना और आँखों का तारा मुहावरे का दार भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में लाक्षणिकता है, लाक्षणिकता का अर्थ बताया एक सेंटेंस के द्वारा किसी दूसरी स्थिति को बताने का प्रयास करना, और संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।